नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम लोग जेनेटिक्स टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक के एलडीसी एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन कम से कम बनते ही हैं और हम इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंट कड़ी है यानी कि मेंडल, हम मेंडल के ऊपर आपसे चर्चा करने वाले हैं। यानी कि मेंडल का जीवन कैसा है, मेंडल की जीवनी कब से कब तक है, मेंडल ने अपने समय में कौन से काम किए, कब किए, है ना, और वो सफल रहा कि नहीं रहा। तो इन सब बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं और मैं कुछ बड़ी बड़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैं उन्हीं पर चर्चा करूँगा। तो बिना देरी किए हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक जेनेटिक्स पर। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मेरा सबसे बेहतरीन और फेवरेट टॉपिक है जेनेटिक्स, क्योंकि इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जो है अनुभव साझा किया है अपने साथ। उनके जो प्रयास हैं, उनके जो संकरण के प्रयोग हैं वो हमारे साथ उसने साझा किए हैं। तो अपने समय का एक बेहतरीन जो साइंटिस्ट था उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ बातें इसमें ऐसे आती है कि जैसे जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, तो आप याद रखें जेनेटिक्स शब्द दिया था बैटसन ने। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग करने वाला जो साइंटिस्ट था वो बैटसन था, मेंडल नहीं था। मेंडल अपने समय में आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग ही नहीं करता। मेंडल के समय जो शब्द था वो था संकरण, यानी कि मेंडल अपने समय में, जो मेंडल नाम का साइंटिस्ट था जो अपने समय में शब्द दे रहा था, वो जो शब्द था वो था संकरण माने क्रॉस। तो मेंडल ने तो कभी जेनेटिक्स शब्द को प्रयोग में नहीं लिया था, यानी कि आनुवंशिकी शब्द उसने कभी अपने समय में इस्तेमाल किया ही नहीं था। अब दूसरी बात यह है कि शब्द बैटसन ने दिया और ये शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ शब्द माना जाता है, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाया करते हैं कि जीन शब्द से ये शब्द जो है उत्पन्न हुआ माना जाता है। और जीन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वृद्धि करना। जीन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वृद्धि करना। हालांकि जीन शब्द को प्रयोग में लेने वाला जो साइंटिस्ट था उस साइंटिस्ट का नाम था जोहानसन। जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लिया था। उसके बाद में अपने पास पॉइंट ये आता है कि जेनेटिक्स जो है इसका जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो एक तो शब्द ये आया करता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स अपने किसे कहा करते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स में तो हम लोग जिस साइंटिस्ट का नाम लेते हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स में तो साइंटिस्ट आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन मेंडल उसका नाम था, ग्रेगर उसको उपाधि दी गई थी। तो ग्रेगर क्या उपाधि है, तो जो जॉन मेंडल था वो एक ईसाई धर्म से बिलोंग करने वाले व्यक्ति था और यह एक चर्च में पादरी के रूप में काम किया करता था और अपने मठ का मतलब एक अधिकारी था। अपने मठ का मतलब ये समझ लीजिए मठाधीश था। तो जैसे अपने यहाँ पर अपने भारतीय संस्कृति में हम लोग जो किसी पुजारी होता है, कोई मंदिर का पुजारी होता है, कोई अपनी संस्कृति का अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होता है, उसे अपने पंडित शब्द से संबोधित करते हैं, जो कि एक जाति विशेष शब्द नहीं है। पंडित उसके संस्कृति से दिया गया शब्द है, उसके नॉलेज के लिए लिया गया शब्द है। ठीक उसी प्रकार से ईसाई धर्म में भी कौन से शब्द का प्रयोग होता है, ग्रेगर। तो ग्रेगर इसकी एक उपाधि थी और इसका नाम रखा गया ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन मेंडल उसका वास्तविक नाम था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें, यानी कि आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स माने आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, बैटसन की, ठीक है ना। आनुवंशिकी के पिता तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी के जो जनक है वो कौन थे, तो इसमें हम लोग बैटसन नामक वैज्ञानिक का जो है शब्द जो है वो प्रयोग में लिया करते हैं, बैटसन का योगदान समझा करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि जो मेंडल है उसका नाम इतना क्यों प्रचलित है, वो कब जन्म हुआ उसका, वो किस समय का साइंटिस्ट है। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रेगर शब्द है ये एक उपाधि है ना, इसके आधार पर ये शब्द दिया गया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इसका जो जन्म था वो हुआ है 22 जुलाई 1822 को। ये ऑस्ट्रिया का एक साइंटिस्ट है और उस समय ऑस्ट्रिया का एक शहर था ब्रून शहर, है ना। तो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इसका जन्म हुआ माना जाता है और ब्रून शहर के अंदर भी कुछ गांव और कुछ छोटे छोटे जगह बताई जाती है। एक हेंजेंड्रोफ नाम का एक गांव था
उसमें इसका जन्म हुआ, ऐसा कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलता है अपने को। हमें ये याद रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का संबंध किस देश से है, तो ऑस्ट्रिया से। गांव वगैरह का कोई खास महत्व नहीं है, यहाँ ऑस्ट्रिया शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मेंडल ने अपने जो संकरण के प्रयोग किए थे, है ना, मटर पर किए थे, हम सब जानते हैं। संकरण के जो प्रयोग थे, ठीक है ना, ये कब से कब तक किए थे, तो याद रखें 1857 से लेकर 65 तक मेंडल ने संकरण के प्रयोग किए, ठीक है ना। 1857 से 65 तक मेंडल ने संकरण के प्रयोग किए। पहला पॉइंट तो अपने को याद रखना है, यानी कि लगभग 8 वर्ष तक उसने ये काम किया, और जिस पादप पर काम किया वो पादप था उद्यान मटर। तो उसने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए, और उद्यान मटर जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है या साइंटिस्ट जो अपना वैज्ञानिक नाम है उसका, तो वो है पाइसम सैटाइवम, ठीक है ना, पाइसम सैटाइवम। अब एक पॉइंट और याद रखो, पाइसम वंश का नाम है, जबकि सैटाइवम उसकी जाति का नाम है। माने मटर जो है उसका वंश पाइसम कहलाता है, जबकि उसकी जाति जो है वो सैटाइवम कहलाती है, तो पाइसम सैटाइवम। अभी हमारे 2021 का जो रीट का पेपर हुआ था उसमें लेवल 2 में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि मेंडल द्वारा किस पादप पर संकरण के प्रयोग किए गए, तो हम मटर का वैज्ञानिक नाम जो है ऑप्शन में पढ़ा करते हैं पाइसम सैटाइवम, क्योंकि मटर शब्द नहीं आता, उसका वैज्ञानिक नाम यानी कि उसका वानस्पतिक नाम जो है वो पेपरों में छपता है। तो ये एक पॉइंट ये अपने को याद रखना है कि उसने मटर पर काम किया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 65 में जब उसने अपने निष्कर्ष निकाल दिए थे, तो 1865-66 में, याद रखें 1865-66 में मेंडल नामक साइंटिस्ट द्वारा अपने निष्कर्षों को एक वार्षिक पत्रिका में छापा गया, और वो वार्षिक पत्रिका ब्रून शहर की एक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित की जाया करती थी। उस सोसाइटी का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून जो है, इसकी एक एनुअल मैगजीन आया करती थी, इसकी एक वार्षिक पत्रिका आया करती थी। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की वार्षिक पत्रिका में उसने अपने निष्कर्षों को, अपने सिद्धांतों को छापा, और जो टाइटल दिया यानी कि जो उसने शीर्षक दिया अपने निष्कर्षों को छापते समय, वो शीर्षक था पादप संकरण के प्रयोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अपने समय में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, पादप संकरण के प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये उसका टाइटल था, और मुझे अच्छी तरह से याद है ये प्रश्न हमारे नवोदया के सेकंड ग्रेड के साइंस के एग्ज़ाम में 2017 में हमारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि मेंडल द्वारा जब अपने निष्कर्षों को छापा गया, तो अखबार में जब वो छापता है तो वो किस टाइटल से उसको मतलब उसका प्रकाशन करवाता है, या अपने निष्कर्षों को कौन सा टाइटल देता है। तो जो टाइटल है वो है पादप संकरण के प्रयोग। अब उस समय की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब मेंडल ने अपने निष्कर्षों को छापा था, तो वो एक असफल व्यक्ति रह गया था। तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे उस समय कि मेंडल एक असफल पादरी के रूप में अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। तो एक तो ये बातें थी, है ना, कि बैटसन ने जेनेटिक शब्द प्रयोग में लिया। ये जेनेटिक शब्द जीन से उत्पन्न हुआ शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वृद्धि करना। फादर ऑफ जेनेटिक्स में हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को पढ़ते हैं, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स में अपने बैटसन को पढ़ा करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उसकी जीवनी के बारे में पढ़ें तो जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ। संकरण के प्रयोग उसने 57 से 65 में किए उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम पर, और 65-66 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की वार्षिक पत्रिका में पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से अपने निष्कर्षों को उसने छापा, और उसके बावजूद भी वो एक असफल व्यक्ति रहा। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि मेंडल की असफलता के पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो मेंडल की असफलता के कारणों पे अपने को व्यापक स्तर पर बात करनी है। तो देखते हैं अपने मेंडल असफल क्यों रहा, उसके ऊपर कुछ प्रमुख बिंदु, कुछ प्रमुख बातें। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि मेंडल मेरा फेवरेट एक साइंटिस्ट है, और उसकी असफलता के कारणों के ऊपर मैं जो है आपसे बात कर रहा हूँ। मेंडल की असफलता के कारण, बड़ा बेहतरीन बिंदु है ये, और पिछले कई पेपरों में मेंडल के असफलता के कारणों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमारा रीट का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ परसों ही 24 तारीख को, तो उसमें भी मेंडल की असफलता से संबंधित एक दार्शनिक के बारे में कुछ बातें पूछी गई थी। और अगर एलडीसी 2018 की बात करूं मैं, तो एलडीसी 2018 के एग्ज़ाम में भी मेंडल की असफलता के कारणों में से एक प्रश्न बना था।
तो वो प्रश्न कैसे बने होंगे हम उनके ऊपर बात करते हैं। मेंडल की असफलता का पहला कारण, मेंडल का जो समकालीन वैज्ञानिक है वो है चार्ल्स डार्विन। उस समय का एक प्रसिद्ध दार्शनिक, इतना प्रसिद्ध कि पूरी दुनिया डार्विन को जानती है लेकिन मेंडल को नहीं जानती, इतना प्रसिद्ध दार्शनिक चार्ल्स डार्विन। डार्विन एक ऐसा व्यक्ति था जो 1831 से लेकर 36 तक एक ही जहाज़ पर यात्रा करता है, अलग अलग द्वीप समूहों पर जाता है और किताबों में वर्णित है कि प्रशांत महासागर नाम के एक महासागर में वो गैलोपेगस नामक द्वीप पर जाता है और एक फिंच नामक पक्षी की चोंच के ऊपर अध्ययन करता है, जो कि एक अपने आप में उस समय की चिड़िया थी, छोटा पक्षी था इतना, और उसकी चोंच के अंदर अनुकूलन के बारे में अध्ययन करता है। और अभी जो लैब का पेपर हुआ था हमारे, तो उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि डार्विन ने फिंच पक्षी के या उस समय की जो चिड़िया थी उसके किस भाग पर अध्ययन किया, तो चोंच भाग पर उसने अध्ययन किया। अभी हमारे लैब असिस्टेंट के 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अब हमारे रीट के एग्जाम में भी 2022 में डार्विन से संबंधित एक प्रश्न था, तो कैसे वो प्रश्न बना होगा हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डार्विन अपने समय का एक बेहतरीन साइंटिस्ट था और यात्रा पर निकला हुआ था, 6 साल तक यात्रा करता है। बीगल नामक जहाज़ पर 1831 से लेकर 36 तक एक जहाज़ पर यात्रा करता है और अपने निष्कर्षों पर पहुंचता है, और निष्कर्षों पर पहुंचते ही एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक का विमोचन करता है, एक प्रसिद्ध पुस्तक लिख देता है। तो चार्ल्स डार्विन जो है उसने किताब लिखी थी, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज, यानी कि जीवों की उत्पत्ति बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीवों की उत्पत्ति या नई जाति की उत्पत्ति, किताब लिखी गई। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1859 में। और आप खुद देखें अभी कि मेंडल का जो टाइम था संकरण के प्रयोगों का, वो था 57 से 65 तक, उसी समय की किताब है। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है उसका अत्यंत ही प्रसिद्ध हो जाना, उसके द्वारा इतनी प्रसिद्धि हासिल करना कि मेंडल जो है डार्विन की प्रसिद्धि के आगे अत्यंत ही बौना व्यक्ति रह जाता है। और एक रोचक बिंदु पर जो है डार्विन अपनी किताब लिखता है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो जीवों की उत्पत्ति नामक बिंदु पर बहुत गंभीर चर्चा किया करते थे। उस समय के जितने भी धर्म ग्रंथ थे वो इस धरती की और धरती के ऊपर जो जीवों की उत्पत्ति उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रामक बातें जो है फैलाने में लगे हुए थे। तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है। और डार्विन उस समय का एक बेहतरीन दार्शनिक था, उसने 6 साल तक एक जहाज़ पर यात्रा की, तो पूरी दुनिया इंतजार में थी कि डार्विन पता नहीं क्या करेगा। और डार्विन ने क्या लिखा, एक पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक आकर्षक टॉपिक था, एक आकर्षक बिंदु था, तो पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब की तरफ गया और मेंडल की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी मैं कह सकता हूँ कि डार्विन की प्रसिद्धि के आगे मेंडल की एक न चली और वो एक असफल व्यक्ति के रूप में रह गया। असफलता का पहला प्रमुख कारण, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमारे अभी जो रीट का पेपर हुआ था 2022 में 24 तारीख को, अभी परसों, उस पेपर में भी एक क्वेश्चन यही बना था कि डार्विन के द्वारा, यानी कि डार्विन तो ऑप्शन में था, ऐसे था कि किस दार्शनिक के द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा यह बात बताई गई कि अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता जो है संभव रहती है। यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है और जो योग्य होता है वही संघर्ष में जीवित रहता है और उसी का प्रकृति वर्ण करती है। तो बिल्कुल सही बात है। ये शब्द किसने कहे थे? ये डार्विन की किताब की प्रमुख बातें हैं। डार्विन अपने समय में यही बातें बोली थी और इन्हीं बातों से जो है वो मतलब विश्व प्रसिद्ध रहा था और जैव विकास का जनक तक हम उसे डार्विन को मानते भी हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण था। रीट के अंदर हमारे पेपर में प्रश्न पूछा गया डार्विन के ऊपर ये। और अब मैं डार्विन से थोड़ा आगे चलता हूँ और एक नए वैज्ञानिक का आपको जानकारी देता हूँ। उसी समय एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल नागेली। कार्ल नागेली नाम का एक साइंटिस्ट था। अब यह हम लोग ह्यूमन बींग्स में एक नेचर होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके विरोधी पनपते ही हैं, स्वाभाविक बात है। तो डार्विन बड़ा मेहनत कर रहा था, बहुत गंभीर काम पे लगा हुआ था और लोगों को लगा ये जो कर रहा है
इसके पीछे कुछ न कुछ तो ये प्रसिद्ध होने के कारण ही काम कर रहा है, ये प्रसिद्ध निश्चित रूप से होगा, हमें इसको खींचना चाहिए, क्योंकि विरोधी जो होते हैं वो जब कुछ नहीं कर सकते तो किसी न किसी को क्रिटिसाइज करने में अपना समय व्यतीत करते ही हैं। तो एक कार्ल नागेली नाम का व्यक्ति था और इस व्यक्ति ने मेंडल को चुनौती दी, कहा कि तुझे तो सिर्फ मटर पर ही काम करना आता है, अगर मटर के अलावा भी कुछ काम कर सकता है तो मैं एक पौधा बताता हूँ, इस पर मेरे को अपने प्रयोगों को सिद्ध करके बता और फिर मैं तेरा समर्थन करूँगा। मेंडल ने चुनौती को स्वीकार किया और उसने जिस पादप पर प्रयोग किया वो पादप था हाइरेशियम। तो अब देखिए, कार्ल नागेली द्वारा सुझाई गई हाइरेशियम पादप पर मटर के समान लक्षणों को प्राप्त न कर पाना मेंडल की असफलता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण। नागेली ने भी इतना खतरनाक वो व्यक्ति था, इतना मतलब गंभीर सोच बना के वो आया था कि उसने अपवाद ला के दिया। मेंडल को अपवाद थमाया कि हाइरेशियम प्लांट के ऊपर मेरे को प्रयोग करके दिखा, और मेंडल ने जब हाइरेशियम प्लांट पर प्रैक्टिकल किए तो वो निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाया जो उसने मटर के ऊपर प्राप्त किए थे, और मेंडल ने अपनी हार को स्वीकार किया। असफलता का दूसरा कारण। और हमारे जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि मेंडल ने किस पादप पर संकरण के प्रयोग किए मटर के अतिरिक्त, या मटर के अतिरिक्त किस अन्य पादप पर संकरण के प्रयोग किए गए। तो मटर तो सभी जानते हैं, क्वेश्चन ये है कि मटर के अलावा किस पर काम किया। तो मटर के अलावा किस पर काम किया? हाइरेशियम पर। ये चुनौती किसने दी थी? नागेली ने। किसको दी थी? मेंडल को। क्यों दी थी? उसको हराने के लिए, और मेंडल हारा। असफलता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण। तीसरा कारण था मेंडल का कठिन गणितीय प्रारूप। मेंडल का कठिन गणितीय प्रारूप। मेंडल अपने समय का एक ऐसा दार्शनिक था जिसका मैथमेटिक फॉर्मेशन इतना टफ था कि दुनिया समझ ही नहीं पाई। आज भी बच्चों को मैं जब अपनी क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो मुझे बच्चों को समझाना पड़ता है कि मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण की पीढ़ियों में F1 F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी में अनुपात बताता है वो 9 3 3 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो मैं जब समझाता हूँ कि अनुपात कैसे है तो बच्चों को 3 3 4 4 बार बताना पड़ता है। आज के आधुनिक समय के तेज तर्रार बच्चों को समझने में जब 4 4 बार 5 5 बार मतलब मेरे को रिवाइज करना पड़ता है, तो उस समय के लोग तो इतने बुद्धिमान थे ही नहीं, या उनका वैज्ञानिक तथ्यों को परखने की इतनी उनके अंदर समझ नहीं थी। तो मेंडल जो दुनिया को समझाना चाहता था वो वास्तव में उनके समझ नहीं आ रहा था। यानी मेंडल उस समय का एक इतना मैं कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर था कि उसके जो स्टूडेंट्स थे वो इतने निकम्मे थे कि उसको समझ नहीं पाए, यानी कि दुनिया उसको समझ नहीं पाई। और मेंडल एक असफल गुमनाम पादरी के रूप में 1884 को मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बारे में उस समय उसके जीवन के दौरान कोई उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया, या मैं ये कह सकता हूँ कि मेंडल अपने समय में अपनी प्रसिद्धि को देख नहीं पाया। उसको पता ही नहीं था कि मेरा नाम इतना दुनिया में चलेगा, है ना। और इतने सारी कठिनाइयों के वजह से वो बीमार हुआ। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हुई। तो पॉइंट ये बनता है कि वर्तमान समय में मेंडल एक असफल पादरी के रूप में उस समय में मेंडल एक असफल पादरी के रूप में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आज हम लोग मेंडल के बारे में इतना क्यों जानते हैं? वो क्या कारण रहे होंगे कि हम मेंडल को इतना गहराई से जानते हैं, इतनी हमें इतनी समझ है मेंडल के बारे में, जितना हम डार्विन के बारे में नहीं जानते जो उस समय का प्रसिद्ध व्यक्ति था, उससे कई गुना ज़्यादा जो है हम मेंडल के बारे में जानते हैं। तो ऐसे कौन से कारण रहे होंगे कि हम मेंडल के बारे में डार्विन से भी अधिक जानकारी रखते हैं? क्योंकि उसकी तो 1884 में मृत्यु हो गई थी। तो उस दौरान क्या हुआ था कि 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने समय में कुछ प्रयोग किए, और जब निष्कर्ष निकाले तो वही निष्कर्ष मिले जो मेंडल ने अपने समय में किए थे। तो वो कौन कौन से ऐसे 3 वैज्ञानिक हैं जिनसे अपने को मेंडल के बारे में इतनी व्यापक स्तर की जानकारी प्राप्त होती है? उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में थोड़ा गंभीरता से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी बातें। और अगर समझ में आ रही हो तो सिर्फ अकेले अपने तक सीमित न रखें, इस जानकारी को अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं भी काफ़ी शिद्दत से आपको पढ़ाने के प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भी इस क्षेत्र में मेरा सपोर्ट करें, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा तो मैं और रोचक जानकारी आप तक उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। अब हमारे पास पॉइंट ये बनता है कि
मेंडल का इतना नाम क्यों है, वर्तमान में हम इतना क्यों जानते हैं। आज विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों में अनुवंशिकी शब्द का प्रयोग करते ही ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सबसे पहले आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंट्री क्यों ना हो। इतना क्यों नाम चला इसका, तो मेंडलवाद की पुनर्खोज नाम से एक बिंदु बनता है अपने पास, और मेंडलवाद की पुनर्खोज हुई थी सन 1900 में। सन 1900 में अलग अलग देशों के 3 वैज्ञानिक अलग अलग पौधों पर काम करते हुए आते हैं। जब उनको रिजल्ट प्राप्त होता है तो उनको लगता है कि यार हमसे पहले भी किसी व्यक्ति ने हमसे भी बेहतर रिजल्ट बना रखे हैं। तो ये तीनों वैज्ञानिक मेंडल का पुनः प्रकाशन करवाते हैं, मेंडल के सिद्धांतों का पुनः प्रकाशन करवाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उस समय मेंडल जीवित नहीं था, लेकिन उसका नाम चलाने में जो है इन 3 साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया। तो जानते हैं कौन से वो 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल की या मेंडलवाद की पुनर्खोज का श्रेय हम जिनको देते हैं। तो ये 3 अलग अलग देशों के अलग अलग साइंटिस्ट हैं। एक है ऑस्ट्रिया का, यानी कि जिस देश का मेंडल था उसी देश का वैज्ञानिक है ऑस्ट्रिया का। एक है जर्मनी का साइंटिस्ट और एक है हॉलैंड का। हॉलैंड वाला साइंटिस्ट तो काफ़ी प्रसिद्ध है, वर्तमान समय में भी काफ़ी नाम चलता है इसका। ऑस्ट्रिया का जो साइंटिस्ट था वो था इरिक वॉन शेरमार्क। इरिक वॉन शेरमार्क। जर्मनी का जो साइंटिस्ट है उसका नाम है कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस नामक एक साइंटिस्ट है। और हॉलैंड का जो साइंटिस्ट है वो है ह्यूगो डी व्रिज। ह्यूगो डी व्रिज। और ह्यूगो डी व्रिज का तो आज भी नाम चलता है उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के जनक के रूप में। तो इरिक वॉन शेरमार्क जो है वो फ्लावरिंग प्लांट पर प्रैक्टिकल करता है, यानी कि पुष्पीय पादपों पर प्रयोग करता है और निष्कर्षों को प्राप्त करता है। कार्ल कोरेंस है वो मक्का पर प्रयोग करता है और मक्का पर अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से दुनिया को जानकारी देता है। और ह्यूगो डी व्रिज जो है वो इवनिंग प्राइम रोज नामक प्लांट के ऊपर प्रैक्टिकल करता है। इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज नामक प्लांट पर प्रैक्टिकल करता है जिसका पूरा नाम है आइनोथेरा लेमार्कियाना, यानी कि इसका जो बॉटनिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वंश और जाति को आधार बनाकर जो द्विपद नाम पद्धति के माध्यम से इसका नामकरण किया गया वो है आइनोथेरा लेमार्कियाना। तो ये अपना एक पादप है उस पर प्रैक्टिकल करता है। अब मज़े की बात क्या है कि इन तीनों साइंटिस्टों ने जब अपने निष्कर्ष निकाले तो इनके निष्कर्ष उन निष्कर्षों से काफ़ी हद तक मैच खा रहे थे या काफ़ी हद तक मैच हो रहे थे जो इनसे 34 साल पहले यानी कि 1866 में मेंडल ने एक पत्रिका में छपवाए थे पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से। तीनों बड़े हैरान हुए, दोबारा मेंडलवाद के सिद्धांतों का प्रकाशन करवाया और वर्तमान समय तक मेंडल की जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है ये इन्हीं 3 महान वैज्ञानिकों का जो है अपने समय में योगदान रहता है। तो मुझे लगता है कि आपको मेंडल के जीवनी के बारे में जो मैंने जानकारी दी, हालांकि इस जगह से बहुत पेपरों में प्रश्न मना करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मेंडल की जीवनी के बारे में जो जानकारी मैंने कम समय में सीमित समय में उपलब्ध करवाने का जो प्रयास किया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जेनेटिक्स का जो आज मैंने जो छोटा सा एक पार्ट करवाया जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, सीधा मटर पर काम, मेंडल ने मटर पर काम किया, खत्म, ऐसे ही जेनेटिक्स नहीं है, इसका इतिहास है, इसकी हिस्ट्री है। मेंडल का एक अमूल्य समय है, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग 8 साल तक एक ही पौधे पर काम करना, निष्कर्षों का इंतजार करना, एक एक पौधे के बारे में लिखित जानकारी हासिल करना। अब बड़े ताजुब होगा आपको ये बात जानकर कि मेंडल ने 29,000 पौधों को अपने प्रयोगशाला में स्थापित कर रखा था, यानी कि अपने गार्डन में 29,000 पौधों को कलेक्ट कर रखा था और उनके प्रत्येक पौधों के समूह के बारे में उसके पास लिखित जानकारी थी। तो उस साइंटिस्ट का नाम तो चलना स्वाभाविक बात है। दुख ये है कि उसके जीवन के दौरान उसको ये पता नहीं था कि मेरा नाम इतना चलेगा। अगर उस समय मेंडल को थोड़ा सपोर्ट मिला होता तो आज जेनेटिक्स के आयाम कुछ और ही लेवल पर होते। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम फिर मेंडल के बारे में इतना जानकारी हासिल कर चुके हैं इन 3 वैज्ञानिकों के सहयोग के कारण, और वर्तमान समय तक मेंडल का नाम जो है आनुवंशिकी से जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसी प्रकार से टॉपिक की रोचकता के साथ उसको अध्ययन करें। जेनेटिक्स से 4 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं LDC के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। बाकी हर पेपर में आनुवंशिकी के बगैर कोई भी एग्ज़ाम जो है अधूरा है। कोई भी पेपर आज तक ऐसा नहीं बना जिसमें आनुवंशिकी से संबंधित प्रश्न, जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।